इसमें बिल्कुल साफ साफ देश का एक बड़ा चैनल है इंडिया टीवी, और इंडिया टीवी ये चला रहा है मुसलमानों के खिलाफ कि ज़मीनें कब्जा के मदरसे बनाए जा रहे हैं, जो बिल्कुल झूठ है। मतलब इस कहीं भी ये लाए नहीं करता। जी, देहरादून विकास नगर की जो प्रोटेस्ट हुआ था हमारा, उसकी वीडियो लगाकर इंडिया टीवी ये दिखा रहा है कि मेरा भी है, ज़मीनें कब्जा के मदरसे बना रहे हैं मुसलमान। काम नहीं कर रहे हैं। हमें देखना ये है कि जिन लोगों को हम वोट देते हैं, सबको इकट्ठे होकर के हम वोट देते हैं। आज हमारे सामने वो कोई भी नहीं खड़ा होता है आकर के। आज हमारे मामलात के अंदर जहाँ परेशानी की बात आती है, नोबडी इज देयर, जिनको हम बराबर से वोट देते हैं, जिनके लिए हम सब कुछ अपनी जान और माल लगाते हैं, वो कोई भी आकर के खड़ा नहीं होता है। हम उन लोगों से अपील करेंगे जो इस तरह से अपने अकाउंट से इस तरह की बेकार और बेहुदा बातें फैलाते हैं, वो आए, हम उनको आमंत्रित करते हैं, उनको बुलावा देते हैं। आप हमारे मदरसों में आइए, हम आपका वेलकम करेंगे, आपको खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। और अचानक आइए आप। अधिकारियों से भी अपील करूंगा, सरकार से भी अपील करूंगा, अपने ऐसे भाइयों से भी अपील करूंगा जो भाई हैं हमारे मगर वो गलतफहमी का शिकार है कि हुकूमत हमारी बात को सुनेगी। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अगर कोई इलीगल चीज़ चल रही है, हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी लीगल चीज़ पे हमला किया जाता है तो उसका विरोध होगा, और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनली चेक करने के लिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम कोर्ट का भी सहारा लेने से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र की खूबसूरती एक विपक्ष भी है, जो विधानसभा में या सरकारों का विपक्ष होता है, लेकिन आज मुसलमानों के मुद्दे पर कोई विपक्ष नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं आज उनसे भी पूछना चाहता हूँ, जो विपक्षी होने का दावा करते हैं, नारा लगाते हैं और सुख सुविधाएं भी भोग रहे हैं, विधायक होने की या CLP होने की, उन्हें भी आगे आकर इस बारे में बोलना चाहिए। जहाँ तक कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम इस समय एक सकारात्मक पीड़ित की भूमिका में हैं। मैं सकारात्मक विपक्ष नहीं कह रहा हूँ, सकारात्मक पीड़ित की भूमिका में हैं, और सरकार की जो सकारात्मक नीतियाँ होंगी उनका सपोर्ट करेंगे। और हम सरकार को ये भी कहना चाहते हैं कि नकारात्मकता को दूर करें और सकारात्मकता, जिसको पॉजिटिविटी कहते हैं, उसे फैलाने का काम करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त उत्तराखंड की सियासत लफ्ज़ मीम, जैसे हिंदी में माँ कहा जाता है, उसके इर्द गिर्द घूम रही है। मार्च का महीना आया, मार्च के महीने में मुबारक महीना आया, मुबारक महीने की मोदी जी ने मुबारकबाद दी, और उसके बाद मस्जिद, मदरसा और मुसलमान, इसके इर्द गिर्द सियासत घूम रही है। जितने भी सहाफ़ी हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वो प्रिंट मीडिया से हों या सोशल मीडिया से हों, मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। आज का जो हमारा मुद्दा आप सबको जहमत देने का है, वो ये है कि एक प्लानिंग और एक एजेंडे के तहत इस वक्त उत्तराखंड में एक मखसूस कौम को या हिंदुस्तान की और स्टेट की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को कहीं ना कहीं निशाना और टारगेट बनाया जा रहा है। क्योंकि हम कानून के मानने वाले लोग हैं और कानून की पासबानी हमने सदा करी है, हम कानून के तहत इन सब चीज़ों का मुकाबला करेंगे, और जो हमारा सामाजिक और कॉन्स्टिट्यूशन राइट है उसको हम हर हाल में लेकर रहेंगे। और हमारी किसी कम्युनिटी से, किसी बिरादरी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी हुकूमत से भी लड़ाई नहीं है, लेकिन हम क्योंकि लोकतंत्र में रहते हैं और जमहूरियत का हिस्सा हैं, हम हुकूमत की उन नीतियों का, उन पॉलिसीज़ की ज़रूर मुखालफत करेंगे जो हमें लगता है जिनसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, ये उन पे कहीं डाका डाला जा रहा है। आज की ये बात और जो आप लोगों को बुलाने का मकसद है वो ये है कि उत्तराखंड में मदरसों की सीलिंग की कार्रवाई कराई गई और सीलिंग प्रोसेस कराया गया। हम किसी सीलिंग को तब तक खिलाफ नहीं है जब तक वो सीलिंग लीगल है। स्ट्रक्चर्स अलग अलग तरह के यहाँ पर हैं, स्टेट में हैं, हमारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी हैं, कमर्शियल स्ट्रक्चर्स भी हैं, रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स भी हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर इलीगल है और उस पर अगर कोई कार्रवाई हो रही है, तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते, और हम सब लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, यहाँ सारे जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, जितने लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, ये लॉ अबाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं, वो कभी भी किसी ऐसी कार्रवाई के बिल्कुल खिलाफ नहीं होंगे जो कि कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है, वो किसी भी स्ट्रक्चर पे हो। अभी तक जो कार्रवाई हुई है, जो सुनने में आ रहा है, वो ऐसा बताया जा रहा है सरकार के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा कि इलीगल स्ट्रक्चर्स पे कार्रवाई की जा रही है।
अगर किसी इलीगल स्ट्रक्चर पे कोई कार्रवाई की जा रही है तो हम उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, लेकिन किसी स्ट्रक्चर को इलीगल बताने के लिए कोई ना कोई नोटिस इशू करना पड़ता है या कोई ना कोई आदेश बताना पड़ता है कि इस कानून के तहत ये स्ट्रक्चर इलीगल है। और अगर कोई स्ट्रक्चर इलीगल है और उसकी सीलिंग हो रही है, उसकी डी सीलिंग की प्रोसेस भी है, उसकी डी सीलिंग को हमारे अनुरोध है सरकार से जल्द अपनाया जाए। और जिन मदरसों की सीलिंग करी है, मैं सरकार से आज ये सवाल करना चाहता हूँ, एक जो उसके चलाने वाले हैं, उसमें पढ़ाने वाले हैं, क्या उनके रोज़गार का खतरा नहीं खड़ा होगा? ऐसे लोगों को रोज़गार देने की सरकार के पास क्या योजना है? जो बच्चे वहाँ पर अभी तक पढ़ रहे थे, उन बच्चों को पढ़ाने की सरकार के पास क्या योजना है? क्या ऐसी कोई योजना सरकार ला रही है या ऐसी कोई बात मदरसे के जिम्मेदारों से या कम्युनिटी के जिम्मेदारों से करी गई है कि जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे और सीलिंग होने की वजह से वो नहीं पढ़ पाएंगे, उनके लिए क्या अल्टरनेट अरेंजमेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट के ज़रिए से किया जा रहा है? इस तरह का जवाब अभी तक हुकूमत की तरफ से नहीं आया है। हम इसके मुतवन्नी हैं, इसके हम मुंतज़िर हैं कि जल्द से जल्द हुकूमत इन बातों पर हमारा जवाब दे कि उन बच्चों के लिए क्या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया गया है। मैं फिर एक बात को दोहराना चाहता हूं, हम किसी भी इलीगल स्ट्रक्चर की सीलिंग के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इस बात को बताए कि वो स्ट्रक्चर इलीगल क्यों है। अगर गवर्नमेंट इस बात को नहीं बता पा रही है कि स्ट्रक्चर इलीगल क्यों है, तो फिर हम इसकी मुखालफत करने के लिए मजबूर होंगे। याद रखें, मुखालफत हमारा हक है, जमहूरियत ने हमें हक ये दिया है, किसी हुकूमत ने हमें हक ये नहीं दिया है। और हिंदुस्तान में रूल ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, रूल ऑफ लॉ है। गवर्नमेंट लॉ के तहत है, कानून के तहत है। बात यह है कि बनना हमें कानून से चाहिए था, लेकिन हम सियासत से बंध गए हैं। आज मैं अपील करता हूं सब लोगों से, हुकूमत में बैठे हुए लोगों से, कि सियासत की बेड़ियों को तोड़ें, बाहर निकले, कानून की पासबानी करें और कानून का राज स्थापित करें। ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका कहना ये है कि आप लोगों के मदरसों के रजिस्ट्रेशन नहीं है मदरसा बोर्ड में, या फिर आप लोगों ने जितने मदरसे बनाए हैं उनके नक्शे नहीं हैं। उस पर आप क्या कहें? देखिए, 3 तरह की बात सुनने में आ रही है, रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड, इलीगल। रजिस्ट्रेशन किसी भी मदरसा बोर्ड में कंपलसरी नहीं है, मदरसा एक्ट नहीं है उत्तराखंड में, और कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शंस और प्रोविजंस के मुताबिक हम अपने या माइनॉरिटीज़ अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकती हैं और उन्हें खोल सकती हैं। जब रजिस्ट्रेशन का कोई लॉ ही नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कहाँ किया जाए? अगर गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई लॉ है, कोई मदरसे की रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन है, तो गवर्नमेंट उसे दिखाए, उसे पब्लिक फोरम में लाए, हम उसका वेलकम करेंगे। दूसरी बात यह है कि इलीगल जिन्हें बताया जा रहा है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, हम किसी लीगल चीज़ को लीगल नहीं कहेंगे, हमारे जिम्मेदार नहीं कहेंगे, लेकिन हमें बताया जाए वो इलीगल क्यों है। इसी का हमारा विरोध है, इसी की हमारा लड़ाई है। क्या कुछ जो आधिकारिक तौर पे आपकी किसी से बात हुई है, क्या कोई आश्वासन मिला है या आपने अपनी बात किसी स्तर पे रखी है? देखिए, हमारे ज़िले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे हमारी कहीं ना कहीं इस बारे में वार्ता हो रही है और उनका सहयोग भी हमें मिल रहा है, लेकिन जिस तरह का सहयोग मिलना चाहिए था शायद उस तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं हुकूमत से आज ये अपील करना चाहता हूँ, ये जो हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को कहीं ना कहीं अलग थलग किया जा रहा है, ये इसी मुल्क के लोग हैं और इसी मिट्टी में दफन होने वाले हैं, इसी मिट्टी में जो है खाक हो जाने वाले हैं एक दिन। इसी वतन की है खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए थे न निकाले आपके जाएंगे। तो सरकार उनके साथ दोहरा व्यवहार ना करे। जैसे हिंदुस्तान के वजीर आजम कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो मुख्य धारा में लाकर इस दूसरी सबसे बड़ी आबादी को मुख्य धारा में लाएं और सबका विश्वास जीतने का काम करें। कुछ लोगों का कहना ये है कि मदरसों के अंदर जो तालीम दी जाती है उसको टेररिज्म से भी जोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश नहीं सिखाई जाती है। आप लोग मदरसे में पढ़ाते क्या हैं? लोगों का कहना ये है कि मदरसे में जो पढ़ाई होती है वो किस तरह की होती है? आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं, और कुछ लोग तो खुले तौर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये कह रहे हैं कि टेररिज्म की पढ़ाई होती है मदरसे। देखिए, मदरसे जो हैं जब से कायम हुए हैं, 1500 बरस हो गई है तकरीबन जब से मदरसे कायम हुए हैं। मदरसों ने जो इंसानियत की खिदमत की है वो किसी इदारे ने आज तक, किसी मज़हब ने, किसी तंजीम ने नहीं की है। जितना अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम और तालीम हमेशा मदरसों से दी जाती रही है, वो आज तक किसी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने आज तक नहीं दी है। मदरसों में आज भी कुरान अजीम, हदीस पाक, उर्दू, अरबिक और दिगर फ़नून की तालीम दी जाती है। जहाँ जैसा बड़ा मदरसा है
तो बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। हत्ता के बाद जहाँ ज़रूरत है, बच्चे उस लायक हैं, तो वहाँ कंप्यूटर की भी तालीम दी जाती है। तो ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है। हम उन लोगों से अपील करेंगे जो इस तरह से अपने अकाउंट से इस तरह की बेकार और बेहुदा बातें फैलाते हैं, वो आए, हम उनको आमंत्रित करते हैं, उनको बुलावा देते हैं। आप हमारे मदरसों में आइए, हम आपका वेलकम करेंगे, आपको खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। और अचानक आइए आप। अधिकारियों से भी अपील करूंगा, सरकार से भी अपील करूंगा, अपने ऐसे भाइयों से भी अपील करूंगा जो भाई हैं हमारे मगर वो गलतफहमी का शिकार है। वो मदरसों का दौरा करें, मस्जिदों का दौरा करें, वहाँ देखें कि भाई मदरसों में होता क्या है, मदरसे किस तरह से चलते हैं। मदरसों में कुरान की तालीम जाती है, मदरसों में इस्लाम की तालीम जाती है, भाईचारे और अमन की तालीम दी जाती है। आज तक एक मदरसा दिखाइए हिंदुस्तान में साबित करके जिसमें टेररिज्म की तालीम को देते हुए जो है लोग पकड़े गए हों। एक भी आप दिखा दीजिए मुझे, मेरी और आपकी उम्र जो है 30, 40, 50 साल की और हो रही है, एक दिखाइए मदरसे के वहाँ टेररिज्म की तालीम दी दीजिए। ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। मदरसों में अमन और शांति की तालीम दी जाती है और दी जाती रहेगी। मदरसों को फंडिंग कहाँ से होती है? कुछ लोगों का कहना ये भी है कि बाहर विदेशों से मदरसों को फंडिंग होती है। देखिए एक बात बताइए, कोई भी तंजीम, कोई भी इदारा फंड से चलता है ना। ये जो मदरसे हैं, ये सारे के सारे मदरसे हिंदुस्तान में मुसलमान बिल्कुल अपाहज और गरीब और जो है बेकार नहीं है। मुसलमान अपने मुसलमानों के यहाँ तो बाकायदा फंड का अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से कॉन्सेप्ट है, एक बाकायदा उनको एक तालीम दी गई है। उनको कहा गया जो भी मुसलमान 1 लाख रुपए कमाएगा वो 2,500 रुपए अल्लाह की राह में देगा। वो अल्लाह की राह में मस्जिदों में भी देगा, मदरसों में भी देगा, गरीबों में भी देगा। तो फंड तो हमें हमारे रसूल ने सिखाया, हम बाहर जाने की जरूरत क्या है। अब मिसाल के तौर पर देहरादून में 5 लाख लोग रहते हैं, 1 लाख लोग जो हैं उसमें जो है मालदार है, 4 को छोड़ दीजिए, 4 लाख लोगों ने अगर ज़कात अदा करी और हर आदमी ने 50,000 रुपए भी अदा किए, तो कितने लोग हो गए, कितने पैसे हो गए? उत्तराखंड के मदरसे चल जाएंगे। हमें बाहर से जाने के लाने की जरूरत ही नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे लोग यही मस्जिदों से, हर हमारे यहाँ जुमे में आदमी आता है, हर गरीब अमीर हत्ता के सब्जी बेचने वाला ठेली पे, जब वो ठेली पे बेच के जुमे में आता है वो भी 50 रुपए मस्जिद के गले में डालता है। क्यों डालता है? हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये सब बेहुदा बात है। वो हमारे करीब आओ ताकि समझ सको हमको, करीब आओ ताकि समझ सको हमको। ये फासले ही तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। आने वाला समय होली का है, क्या संदेश देना चाहेंगे अमन और भाईचारा उत्तराखंड में? देखिए हमारा किसी से कोई टकराव नहीं है। हमारे मोहल्ले में हमारी मस्जिदों के सामने होलियां फूकती हैं, हमने तो कभी एतराज नहीं किया। हम हिंदुस्तान के कानून से बंधे हुए हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत और कानून से बंधे हुए हैं। हमें दूसरे भाइयों ने हमें दूसरे भाइयों का, दूसरे मजहब के लोगों का एहतराम सिखाया गया है। कैसे हम मना कर सकते? उनका लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा त्योहार तुम्हें मुबारक हो, हमारा त्योहार हमें मुबारक हो। जुमा आएगा, हम अपने जुमे को अगर किसी मस्जिद के सामने होली का वो टाइम होगा तो थोड़ा जुमे की 15 मिनट पहले अदा कर लेंगे और उन भाइयों को कहेंगे आप अपना रंग से खूब खेलिए। और जहां ये होगा कि वहां देर से होता है, उनको कह देंगे भी आज थोड़ा सा और 15 मिनट देर से कर लो। तो हमारा कोई टकराव नहीं। हम ऐसी मस्जिदों से अपील करेंगे जहां बिल्कुल जल्दी जुमा होता था और वहां हिंदू भाई और होली का वो रखा हुआ है, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि वो अपने टाइम को उस दिन 1 दिन के लिए 15 मिनट थोड़ा ताखीर कर लें ताकि वो होली से रंग से फारिग हो जाए। और जब उनकी वो रंग की जैसे जो है बाद जगहों पर ऐसा किया गया है, तो हम भी अपील करेंगे कि जुमे को पहले अदा कर लें या जुमे को थोड़ा सा बाद में अदा कर लें। जुमा तो पढ़ना है, जुमा टाला नहीं जा सकता, जुमे को स्थगित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अब जो है किसी के साथ कोई टकराव ना रखें, किसी से कोई बुरा ना माने, भेदभाव ना रखें। उन अपना मुबारक है, हम अपना करते रहेंगे, यही अपील है। एक सबसे बड़ी बात चाहे आप वो ले लिया, हमारे पास वीडियो है इंडिया टीवी का, जो इसमें बिल्कुल साफ साफ देश का एक बड़ा चैनल है इंडिया टीवी, और इंडिया टीवी ये चला रहा है मुसलमानों के खिलाफ के ज़मीनें कब्जा के मदरसे बनाए जा रहे हैं, जो बिल्कुल झूठ है। मतलब इस कहीं भी ये लाइन नहीं करता। जी, देहरादून की विकास नगर की जो प्रोटेस्ट हुआ था हमारा, उसकी वीडियो लगाकर इंडिया टीवी ये दिखा रहा है कि मेरा भी है ज़मीनें कब्जा के मदरसे बना रहे हैं मुसलमान। तो ये बिल्कुल झूठ है। हम इसमें भी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं इंडिया टीवी के खिलाफ, मजम्मत भी करते हैं इसकी। देखिए डेमोग्राफिक चेंज, मैं आपसे पत्रकार भाइयों से पूछना चाहता हूं, डेमोग्राफिक चेंज क्या होता है? डेमोग्राफिक चेंज, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो मल्टीप्लाई हो रही है और हेल्थ मिनिस्ट्री का एक डेटा ये कहता है कि फर्टिलिटी रेट मुस्लिम्स में कम हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि फर्टिलिटी रेट मुस्लिम्स का कम हुआ है। तो ये कहाँ से आई डेमोग्राफिक चेंज?
और रही बात इसकी, जो बात कही जाती है यहाँ से आए वहाँ से आए, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो हुकूमतें हिंदुस्तान में हैं, अगर कहीं से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये गलती किसकी है? ये गलती पब्लिक की है या ये गलती गवर्नमेंट की है? अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए हैं तो उन इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने का काम गवर्नमेंट करे, बशर्ते कि वो इलीगल तो हो। अभी हमने सब देखा, वैसे तो मोदी जी का डंका बज रहा है पूरे देश में, इलीगल इमिग्रेंट्स को कैसे अमेरिका ने बेड़ियों के तहत इंडिया वापस भेजा है। अगर ऐसे कोई इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी अपील है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हाजी साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं सर आप हजरात से गुजारिश करना चाहता हूँ, और बहुत मुख्तसर अल्फाज में। आपने सब कुछ बातें सुन ली, लेकिन जितनी मेरी उम्र है आज तक मैं ये सुनता चला आया हूँ कि हिंदुस्तान के मिजाज में, यहाँ के रहने वालों में सबसे ज़्यादा कमी है अगर, तो ये है अफवाह की, कि बात सुनी सुनाई, चाहे वो सही हो या ना हो, मतलब दूसरे तक मतलब कि मुंतकिल कर दी और अफवाह फैला दी कि फला जगह ये हो गया, फला जगह ये हो गया। कोई तहकीक नहीं, कोई दलील नहीं, कोई गवाह नहीं। सारा मामला जैसा भाई साहब कह रहे हैं वहाँ मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है, आपके पास कोई दलील नहीं। आपको कहा जा रहा है कि आइए मदरसों में, आइए देखिए, अचानक आइए, और सब जगह जहाँ जहाँ आपको खर्चा है वहाँ आइए, लेकिन बात दलील से हो, बात गवाहों के साथ हो। आप लोग कचहरी में 2 गवाह पेश करते हैं, लेकिन इस मामले में तो गवाही पेश होनी चाहिए, बगैर किसी दलील के किसी को मुजरिम कहना और किसी के मतलब कि किसी के बारे में कहना कि ये गलत है, समझे, तो ये बात सही नहीं है। बात दलील के साथ होनी चाहिए, गवाह के साथ होनी चाहिए कि साहब ये कि इस मदरसों में ये कमी है, ये नोटिस दिया जाए, ये कमी है, अगर कल को आपने ये काम न किया तो हम बंद कर देंगे, समझे। जब हम देखेंगे हाँ ये कमी है तो हम उसे पूरा करेंगे, और कोई कमी नहीं, कुछ नहीं मदद से खुदा कर दिए, मतलब कि मदद सिर्फ इसलिए कि बग़ैर किसी नोटिस के ये तमाम सब काम हो रहा है, बग़ैर किसी दलील के। इसलिए इन तमाम बातों के लिए दलील चाहिए, गवाह चाहिए, बग़ैर इसके बात नहीं बनने की। और सच यही है कि 2 गवाह मौजूद हों और उसके साथ दलील भी मौजूद हो कि हाँ यह बुराई है। तो मदरसों के अंदर तो टेररिज्म नहीं पढ़ाई जाती है, इस बात का जो है ये गलत तरह की अफवाह है। टेररिज्म जो सबसे पहले अगर किसी ने शुरुआत की थी तो यहूदियों ने शुरुआत की थी जर्मनी के अंदर, वहाँ पे टेररिज्म का एक्ट होता था। यहाँ पर इंडिया के अंदर जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल की उम्र से पढ़ने शुरू करते हैं। उनका टेररिज्म से क्या मतलब है? उनको तो ये भी नहीं पता टेररिज्म होती क्या है। देखिए अफवाहें हैं। दूसरी बात यह है कि जो टेररिस्ट स्टेट है उसको कोई नहीं कहता है, वो हमारे इंडिया के साथ में है हमारी वो टेररिस्ट स्टेट इसराइल, जहाँ पर उन बेकसूर बच्चों को ऊपर आज जो है कितने बच्चे वहाँ पर उन्होंने मार दिए, कितनी औरतें मार दी उन्होंने। उस टेररिस्ट स्टेट के बारे में कोई नहीं कहता। हमें मुसलमानों को ये कहा जाता है कि ये इलीगल, क्या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है आर्टिकल 26, उसके अंदर इन बच्चों को कुरान की तालीम देने का राइट नहीं है हमारे पास? जब हमारे पास ये राइट है तो फिर कहाँ से इलीगल हो गए हम लोग? कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट दे रहा है। मदरसे खोलने का राइट हमारा जो है, हमारी इंस्टीट्यूशंस खोलने का राइट, स्कूल्स खोलने का राइट, माइनॉरिटीज़ के, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देती है आर्टिकल 26 के अंदर। कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए आर्टिकल 29 हमें कहता है कि भाई हम अपनी लैंग्वेज को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, अपनी कल्चर को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। तो क्या कुरान पढ़ना, उनको हदीस पढ़ाना, उनके टोपी कपड़े और जो है जो कुर्ता पजामा पहनना ये कल्चर का हिस्सा नहीं है? तो हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाज़त दे रखी है। ये इस तरह की अफवाहें फैला करके इलीगल और इलीगल, आज से पहले क्या ये जो मदरसे चल रहे थे ये आज कैसे इलीगल हो गए? भाई अगर ये इलीगल थे तो पहले क्यों बनने दिए इलीगल? अगर रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस था तो पहले ही करना चाहिए था रजिस्ट्रेशन। वक्फ बोर्ड हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी जिम्मेदारी है प्रिजर्व करने की, उसकी हिफाजत करने की, उनके केसेस लड़ने की, उनको बचाने की। ये वक्फ बोर्ड वाले लोग हैं या जो हमारे लोग हैं ये सही मायनों में काम नहीं कर रहे हैं। हमें देखना ये है कि जिन लोगों को हम वोट देते हैं सबको इकट्ठे होकर के हम वोट देते हैं। आज हमारे सामने वो कोई भी नहीं खड़ा होता है आकर के। आज हमारे मामलात के अंदर जहाँ परेशानी की बात आती है, नोबडी इज़ देयर, जिनको हम बराबर से वोट देते हैं, जिनके लिए हम सब कुछ अपनी जान और माल लगाते हैं, वो कोई भी आकर के खड़ा नहीं होता है। ये बेचारे लोग जितने भी हैं ये उतनी ना इनकी जो है फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है,
ना इनके पास में जो है इतनी लीगल एक्सपर्टीज़ होती है। ये लड़ रहे हैं आपके लिए, आप कह रहे हैं लीगल है, इलीगल है, हम कहते हैं लीगल है। लीगल इसलिए है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है। आप उसको प्रूव तो कीजिए कम से कम, आप हमें नोटिस तो दीजिए कम से कम उसका, आप उसको बताइए तो सही, आप एट्रीब्यूट तो कीजिए कि इसके इस तरह से इलीगल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसलिए हमारी प्रशासन से, गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इससे पहले हम अपना जो है जाकर के अपना वक्त जो है कोर्ट के अंदर लगाएं, वहाँ पे अपना पैसा ख़राब करें। इस प्रक्रिया को रोक करके और इन मदरसों को खोला जाए, हमारी मस्जिदों को खोला जाए, यही हमारी सबसे गुजारिश है। और इसी से इस पूरे मुल्क के अंदर अमन व अमान आएगा। ये कुछ लोग जाकर के जो डीएम साहब के यहाँ पर जाकर के शिकायतें कर लेते हैं या गवर्नमेंट में शिकायत कर लेते हैं, इसकी हकीकत को तो देखिए, टेररिज्म है कहाँ पर। और जहाँ तक मुफ्ती साहब ने भी समझाया, भाई फ़ंड तो चाहिए ही ना, फ़ंड जो है हमारी जो है कम्युनिटी देती है, उसमें किसी को एतराज़ अगर है तो देख ले आकर के जो भी कुछ है, हमारे ऑडिट रिपोर्ट्स देख लें, हमारे जो खर्चे हैं उसको देख लें। बस यही मेरा कहना है भाई।